हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट किए थे लैटिस जालक देख रहे थे। लैटिस जालक में हमने बताया था पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, 3 टाइप से होते हैं। हम इसको लिख के बता दें। यहाँ पे लैटिस डिफेक्ट में हमने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो पॉइंट डिफेक्ट हम बताए थे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। तो हमने पहले लिखा था, फर्स्ट में लिख दिया था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको बोलते हैं रसमीकरणमिति बोलते हैं हिंदी में, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड बताए थे कि होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब कि असमीकरणमिति। और थर्ड हम बताए थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बताए थे अशुद्धता के बारे में बताए थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता, त्रुटि। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इससे पहले क्लास में हमने पढ़ी थी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ये 2 टाइप से होते थे। शॉर्ट की डिफेक्ट होते थे और दूसरा होता था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ये हमने पढ़ चुका है पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है देख लेते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मेटल एक्सिस होता है। मेटल एक्सिस मतलब कि धातु की बहुलता, धातु क्या होती है यहाँ पे अधिक मात्रा में होने लगती है। दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी, जिसे बोलते हैं धातु की न्यूनतम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लेते हैं कि आखिर है क्या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों ने पहले लिख चुका है। अब हम देख लेते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं कि ऐसा डिफेक्ट मतलब कि ऐसे यौगिक जहाँ पे उनका धन आयन और ऋण आयन दोनों का अनुपात जो होता है ये वही होता है जो उसके रासायनिक सूत्र का होता है। कोई भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है उसमें जो धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है वही अनुपात जो होता है वो इसमें होता है। इसमें अनुपात जो है वो चेंज नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक में हमने क्या बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक में जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों का अनुपात जो होता है चेंज हो जाता है। दोनों का अनुपात जो होता है ये रासायनिक सूत्र के जैसे ही होता है, चेंजेस नहीं होता है। सॉरी ना, मैंने ये बता दी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कि जहाँ पे यौगिक के धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है, उसे हम बोलते थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल रहे हैं असमीकरणमिति, मतलब ऐसे यौगिक जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों का अनुपात जो होता है वो नहीं होता जो उसके रासायनिक सूत्र का होता है। मतलब दोनों के अनुपात में चेंजेस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट क्या होता है आपका मेटल एक्सिस होता है, जिसे कहते हैं धातु की बहुलता। अगर हम इसे हिंदी में लिख दे तो ये बोल रहे हैं धातु की बहुलता। तो अब हम देख लेते हैं इस स्टोइकियोमेट्रिक में 2 टाइप से हमने बताया था। मेटल एक्सिस के बारे में बताए थे, तो धातु की बहुलता, और एक तो होती है धातु की न्यूनतम मेटल डेफिशिएंसी। तो हम लेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट में देख लेते हैं मेटल एक्सिस मतलब कि धातु की बहुलता। ये इसके टाइप है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो होता है वो नहीं होता जो उसके रासायनिक सूत्र का होता है, उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं।
ये दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है मेटल एक्सिस होता है और दूसरा होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी होता है। मेटल डेफिशिएंसी मतलब कि धातु की न्यूनतम, धातु की कमी, न्यूनतम। तो हम फर्स्ट वाला देख ले, मेटल एक्सिस, धातु की बहुलता होती क्या है देख ले। तो धातु की बहुलता ऐसे यौगिक जहाँ पे धातु की अधिकता हो जाए। बहुलता नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे बहुलता, बहुलता मतलब क्या, जहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाए। तो कोई ऐसा कंपाउंड जहाँ पे धातु की अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुलता के कारण जो त्रुटि हो जाती है, उसी त्रुटि को हम कहते हैं धातु की बहुलता त्रुटि। अब धातु की बहुलता में क्या होता है, जहाँ पे धन आयन जो होता है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर एक जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण से ये त्रुटि होती है। तो ये जो त्रुटि है दो टाइप से होती है। धातु की बहुलता, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखिए, धातु की बहुलता मतलब ऐसे यौगिक जहाँ पे धातु की बहुलता हो जाए, धातु की अधिक मात्रा में हो जाए, जिसके कारण से त्रुटि उत्पन्न होती है, जिसे हम धातु की बहुलता कहते हैं। अब धातु की बहुलता जो है वो क्या होगा, एक धन आयन एक्स्ट्रा आएगा, जब ही तो उसमें त्रुटि होगी। अधिकता बोल रहे हैं मतलब एक एक्स्ट्रा इसमें धातु आयन आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण से इसमें त्रुटि होती है। अब धातु की बहुलता जो है ये दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो पहला होता है ऋण आयन की रिक्तियां, ऋण आयन की रिक्तियां देखते हैं। और दूसरा टाइप होता है इसमें अंतरकाशी स्थानों पर, अंतरकाशी स्थानों पर धन आयन, धन आयन। तो अब हम बात कर ले ऋण आयन की रिक्तियां की। धातु एक्सिस देखिए, मेटल धातु की बहुलता मतलब ऐसा यौगिक जहाँ पे धातु की अधिकता के कारण त्रुटि उत्पन्न हो रही है, जहाँ पे एक धातु एक्स्ट्रा आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें त्रुटि हो जाती है, अधिकता हो जा रही है। तो धातु की बहुलता ये दो टाइप से हो गया, ऋण आयन की रिक्तियां और अंतरकाशी स्थानों पर धन आयन। अब देखिए इसको देखिए अपन ऋण आयन की रिक्तियां देखिए। तो ऋण आयन की रिक्तियां में क्या हो रहा है कि जहाँ पे ऋण आयन रिक्त हो जाए, नाम से स्पष्ट हो रही है रिक्तियां मतलब ऋण आयन की जगह क्या होगी, खाली हो जाएगी, तो उसे हम कह रहे हैं ऋण आयन की रिक्तियां। अगर हम इसको स्ट्रक्चर से समझाएं तो स्ट्रक्चर से कैसे समझाएंगे भाई, देखिए यहाँ पे हमने एक तो लिया A प्लस ले लिया, B माइनस, A प्लस B माइनस। ये सब क्या है, ये सब एक कण के लिए बता रहे हैं हम। कोई भी आप कंपाउंड ले ले, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब कि आयन से ही रिलेटेड होगा। तो कोई भी अपन कंपाउंड ले ले आयनिक कंपाउंड, तो एक तो है कैटायन और एक एनायन में डिवाइड होता है। तो अगर हम कैटायन एनायन देख रहे हैं तो यहाँ पे A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे A प्लस है, इसके नीचे क्या होगा, B माइनस होगा, क्योंकि एक क्या होता है कैटायन तो दूसरा एनायन, कैटायन तो एनायन लिखेंगे अपन, इसी तरीके से एनायन कैटायन, तो B माइनस, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B माइनस और ये हो जाएगा आपका A प्लस। B माइनस के नीचे है तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। इसके नीचे है तो ये हो गया B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। अब देखिए हम बताते हैं कि कोई अणु जो है, अणु परमाणु या आयन जो होते हैं उसको गोलाकार मानते हैं। तो ये गोलाकार मानते हैं तो इसको हम इस तरीके से गोल बना दें यहाँ पे। तो ये बना दिया हमने गोला, एक एटम्स के लिए, अणु के लिए, परमाणु जो भी बोल सकते हैं, ये हमने आपको बना दिया गोला। अब देखिए ये क्या है, कोई भी क्रिस्टल में जितने भी एटम होते हैं कैटायन एनायन, ये इस तरीके से दूर दूर अरेंज नहीं होते, वे क्या होते हैं एक साथ अटैच होते हैं। तो एक साथ अटैच होते हैं इसलिए हम इसको इस तरीके से जोड़ दें। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए इसको इस तरीके से डिस्टेंस में लिखा
लिखा है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इसको डिस्टेंस में मानते हैं इनके स्ट्रक्चर को, बट ये ऐसे नहीं होती। ये क्या होते हैं, कोई भी अणु परमाणु बोल, जैसे कि हमने चौक ही ले लें तो ये क्या है, कई सारे कण से मिलकर बना है। कण से मतलब कि एक साथ ही अटैच है। उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी इस तरीके से छोटे छोटे कण से ही मिलकर बने होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक साथ अटैच होते हैं। तो जब एक साथ अटैच है तो इसको इस तरीके से हम जोड़ दें, तो ये जुड़ गया आपका। उसी तरीके से इस लाइन को भी हम इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ पे ये जुड़ गया। अब देखिए, ये हमने बना दिया एक आदर्श क्रिस्टल बना दिया। आदर्श क्रिस्टल मतलब क्या, कि कोई ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जो कि क्या हो रहे हैं कि नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। आदर्श क्रिस्टल में जहाँ पे धन आयन ऋण आयन जो होते हैं वो नियमित रूप से अरेंजमेंट होते हैं, इसे हम आदर्श क्रिस्टल बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कैटायन आयन इधर से देखिए तो ये क्या है, पूरे सीक्वेंस में अरेंज है, इसे ही हम आदर्श क्रिस्टल बोल रहे हैं। तो आदर्श क्रिस्टल बना दिया अपन। अब इस आदर्श क्रिस्टल में अगर त्रुटि आ जाए तो हम बात कर रहे हैं ऋण आयन की रिक्तियां। तो इस क्रिस्टल में से कोई भी एक ऋण आयन जो है वो हट जाए तो उसके कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऋण आयन की रिक्तियां। अब इनमें से कोई सा भी एक ऋण आयन हटा दें, जैसे कि ये B- लिखा है, इसको अब हम हटा दें तो ये देखिए, ये हमने क्या किया, ऋण आयन की रिक्तियां बना दी। अब देखिए यहाँ पे ऋण आयन की रिक्तियां में कि ऋण आयन की रिक्तियां में कोई एक ऋण आयन अपने स्थान से हट जाता है, बस इस स्ट्रक्चर को हट जाता है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होती है वो रह जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे B- लिखे थे, तो B- से क्या हुआ, ये B तो हट गया है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रह जाता है। तो किसी क्रिस्टल में यहाँ से एक ऋण आयन हट जाता है और इस ऋण आयन के हटने पर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रह जाता है, जिससे ये क्रिस्टल जो होती है वो फिर से उदासीन हो जाती है। इसको या फिर बोल सकते हैं, इस क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए एक ऋण आयन रह जाता है। तो अब देखिए धन आयन ऋण आयन दोनों तो एक ही है, मतलब ये क्रिस्टल क्या है आपका, उदासीन है। ये ऋण आयन जो है वो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो पहले ऋण आयन था उसी का ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऋण आयन जिससे बंधे हुए थे, जिस जालक टूटियों से बंधे हैं, इसलिए ये बाहर नहीं जा पाया। तो ये जो जिस जालक टूटियों से बंधी हुई इलेक्ट्रॉन है, इसी को ही हम कहते हैं एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र, एफ केंद्र मतलब किसे कहते हैं कि कोई भी जालक टूटियों से बंधा हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम एफ केंद्र कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ऋण आयन की रिक्तियां, तो ऐसे यौगिक जिसमें से ऋण आयन जो है वो अपना स्थान को छोड़ देते हैं, अब उस ऋण आयन की पूर्ति के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पर रह जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उसी ऋण आयन का है। उसी ऋण आयन मतलब कि B- था, यहाँ से हमने क्या हटाया, B- को हटाया, तो B तो हट गया, बट ये क्या बच गया है, इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उस जालक से बंधे होने के कारण ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाते हैं, जिससे ये क्रिस्टल जो है पूर्ण रूप से उदासीन बना रहता है। इसे हम कहते हैं ऋण आयन की रिक्तियां। क्लियर हो गई। ऋण आयन की रिक्तियां मतलब एक ऋण आयन हट जाता है बट वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऋण आयन का होता है, जिस जालक से ये बंधा हुआ होता है, इस जालक बिंदु में बंधे रहने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, जिसे हम एफ केंद्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो टूटियाँ होती हैं वो ऋण आयन की रिक्तियों के कारण ही होती हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, ऋण आयन की रिक्तियों में इसको अब देखिए, अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एक एग्जाम्पल में क्या हो ले, जैसे कि हम सोडियम ले लिए, सोडियम की अधिक मात्रा, सोडियम को लिए, सोडियम को क्लोरीन की गैस की अधिक मात्रा में अगर हम जलाते हैं
तो सोडियम क्या होती है, वाइट गैस निकलनी चाहिए तो उसकी वाइट की जगह येलो कलर का निकलता है, मतलब सफ़ेद गैस के स्थान पर उसमें पीले कलर की गैस उत्पन्न होती है, जो कि ये बताता है कि ये क्या है, ऋण आयन की रिक्तियों के कारण होती है। ऋण आयन की रिक्तियों के कारण या फिर एफ केंद्र के कारण। एफ केंद्र मतलब क्या होता है, ये रंग को प्रेजेंट करता है। एफ केंद्र आया मतलब उसमें रंग क्या हो गया, उसमें चेंजेस हो गए। यहाँ पे देखिए एफ केंद्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे रंग क्या हो गए, इसके चेंज हो गए हैं। तो अगर हम सोडियम को क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो उससे सफ़ेद धुएं की जगह हमें एक पीले कलर की धुएं मिलती है, जो कि इस ऋण आयन की रिक्तियों के कारण ही होता है। यहाँ तक के क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन देख लेते हैं। तो अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन देखते हैं, तो फिर से हम एक आदर्श क्रिस्टल बना दें। आदर्श क्रिस्टल मतलब क्या बनाए, यहाँ तक कि आप लोग नोट कर लिए। अब इसको क्लियर करके फिर से बना देते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखते हैं। अब हम सेकंड देख लेते हैं, अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एक क्रिस्टल बना देंगे। सबसे पहले तो हम एक आदर्श क्रिस्टल बना ले, A+, B-, A+, B-। A+ के नीचे क्या होता है भाई, B- होता है। यहाँ पे होता है A+, B-, A+। जस्ट इसके नीचे होगा A+, B-, A+, B-। A+ है तो इसके नीचे हो जाएगा आपका B-, A+, B- और ये हो जाएगा A+। हमने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था कि एटम के लिए कर रहे हैं, इसका आकार हम गोलाकार मान लेते हैं, तो इसको गोल अगर बना दें तो उससे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ ये प्रेजेंट करने के लिए ना कि इनके स्ट्रक्चर होते कैसे, बस इसलिए इसको ऐसा बना रही है। ये हमने एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना दिया। ये आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से अटैच होते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से आपस में जोड़ दिया। इस लाइन को भी ऐसे जोड़ दें हम। ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल बन गया, क्योंकि ये क्या है, सारे जो एटम हैं ये क्या है आपके सीक्वेंस में, धन आयन ऋण आयन क्या होते हैं, अच्छे से इसमें अरेंजमेंट है। तो ये हमने एक आदर्श क्रिस्टल बना लिया। अब अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ नाम से स्पष्ट हो जाती है यहाँ पे अंतरकाशीय स्थान। अंतरकाशीय स्थान मतलब क्या होता है कि जो कैटायन एनायन के जो बीच की जो स्पेस है, इसे ही हम कहते हैं अंतरकाशीय स्थान कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, धन आयन आ जाएगा। एक आयनिक, अगर इसकी डेफिनेशन अगर देखिए तो पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। अंतरकाशीय स्थान में किसी यौगिक में ये जब सीक्वेंस से अरेंज है, धन आयन ऋण आयन, तो किसी भी यौगिक के क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता है, मतलब कि एक धातु आ जाता है, तो उस धातु को उदासीन करने के लिए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिससे कि ये क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन हो जाता है। हम पढ़ रहे थे कि कोई एटम के बारे में पढ़ रहे थे, तो एटम क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, तो हम उदासीन की बात कर रहे हैं। तो इस क्रिस्टल में अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए एक अलग से इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिससे ये क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन बना रहता है। इसे हम अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन की त्रुटियां कहते हैं। त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि क्रिस्टल में एक अलग से धन आयन आया। हमने मेटल एक्सिस में क्या पढ़ा था, धातु की बहुलता मतलब धातु की अधिक मात्रा। धातु मतलब क्या, मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आप लोग को पता ही है। मेटल मतलब क्या, M+ या फिर बोल सकते हैं A+। A+ क्या है आपका, धातु ही है। तो धातु की बहुलता मतलब धातु अधिक मात्रा में आ जाएगी, तो यहाँ तो सीक्वेंस से अरेंज है, इसमें एक अलग से धातु प्रेजेंट कर दे या फिर A+ प्रेजेंट कर दे। उसकी पूर्ति करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी डाल देते हैं, जिससे ये क्या होता है, उसका बैलेंस बना रहता है, उदासीन रहता है। तो ऐसे क्रिस्टल, ऐसे यौगिक जहाँ पे धन आयन जो होते हैं वो अपना धन आयन एक अलग से एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता है, उसकी पूर्ति करने के लिए एक ऋण आयन भी आ जाते हैं,
जिससे ये क्रिस्टल जो है उदासीन बना रहता है, उसे हम अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन कहते हैं। जैसे इसमें ये क्रिस्टल लिखा हमने, अब इस क्रिस्टल में देखिए कहीं पे भी एक धन आयन को प्रेजेंट कर दें, क्या हो गई, इसमें धातु की बहुलता हो गई। धातु की बहुलता में तो पढ़ रहे हैं, मतलब A+ क्या है आपका, एक धातु है। तो इस क्रिस्टल में एक धातु एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे देखिए, तो अब इन सारे क्रिस्टलों में देखिए धातु क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो अब इसको उदासीन करने के लिए इसके जगह में एक और इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। कहीं पे भी एक और अंतरकाशीय स्थानों में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये क्रिस्टल फिर से क्या हो गया, उदासीन हो गया। हमने क्या बताया कि क्रिस्टल में किसी अंतरकाशीय स्थान पे, मतलब कि इसका जो स्थान है इसे हम अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। तो किसी अंतरकाशीय स्थान में एक धन आयन आ जाता है, धातु आ जाता है, फिर इसके किसी अंतरकाशीय स्थानों में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जिससे कि ये क्रिस्टल क्या होता है, फिर से उदासीन हो जाता है। तो इस धन आयन आया है तो इसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ गए, फिर से ये क्रिस्टल जो है उदासीन बना रहता है। ऐसे क्रिस्टलों को अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन के कहते हैं, इसके अंतर्गत ये आता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में अगर हम ले तो ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होते हैं, इनका अगर कलर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जिंक ऑक्साइड बोल रहे हैं अपन, इसके एक एग्जाम्पल में हमने ऋण आयन की रिक्तियां में क्या बताया, सोडियम क्लोरीन गैस, ऐप के अंदर के कारण उसका रंग चेंज होने के बारे में बताया। अंतरकाशीय स्थानों में इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसका पीला रंग होना ही अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन होता है। मतलब कि इस क्रिस्टल में धन आयन एक्स्ट्रा होने के कारण से इस जिंक ऑक्साइड का पीला रंग होना ये इसको प्रेजेंट करता है। तो इसे हम कहते हैं अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन का एक्स्ट्रा हो जाना। तो यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे अब अगर हम इन दोनों की अगर इम्पोर्टेंस देख ले, इम्पोर्टेंस मतलब कि क्या बोल रहे हैं, इनका परिणाम, इसके कारण हुआ क्या है, तो ऋण आयन की रिक्तियां और अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन, इनके कारण क्या होते हैं, अगर इनके परिणाम के बारे में देखते हैं तो इस क्रिस्टल में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र होने के कारण से, या फिर बोल सकते हैं इसमें जो टूटियां उत्पन्न हुई, इस क्रिस्टल में जो टूटियों की जो संख्या है और जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये कम होने के कारण से इन्हें हम सेमीकंडक्ट कहते हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होती है ये विद्युत क्षेत्र का जो संवहन कम करता है, मतलब ये इसको कम कंडक्ट करता है, इसलिए हम इसे सेमीकंडक्ट भी कहते हैं, या सेमीकंडक्ट के अंतर्गत ये आता है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा विद्युत क्षेत्र में भी होते हैं, या फिर बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र में हो रहा है तो ये जो क्रिस्टल है इनमें जो टूटियां आई, इस क्रिस्टल की कितनी टूटियां आई उनकी संख्या, और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र को कम कंडक्ट करेगा, विद्युत क्षेत्र का कम संवहन करेगा, जिसके कारण से इन्हें सेमीकंडक्ट के अंतर्गत भी कहते हैं, कहा जाता है। ये इसका क्या था, परिणाम। तो हमें क्या देखनी है इसमें, मेटल एक्सिस में ऋण आयन की रिक्तियां और अंतरकाशीय स्थानों पर धन आयन। ये यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टोइकियोमेट्री का सेकेंड पार्ट। ये हमने बताया मेटल एक्सिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी, मतलब कि धातु की कमी के कारण। ये सारे क्या थे, ये सारी टूटियां धातु की बहुलता, धातु के अधिक मात्रा में होने के कारण से इसमें टूटियां होती थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी, तो इसके नोट कर लीजिए।